बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आज उनके वकला सेशन कोर्ट में गए और वहाँ पे उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को कलअदम करार दिए जाने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की, जिसको सेशन जज साहब ने रद्द कर दिया। साथ ही साथ लाहौर के अंदर भी एक अदद समात जारी है, जिसमें इमरान खान साहब के घर के गिर्द जो पुलिस की इस वक्त मौजूदगी है उसके हवाले से है, जिसके जो एप्लीकेंट हैं वो फवाद चौधरी साहब है। फवाद चौधरी साहब के साथ आज जज साहब का जो मकालमा हुआ, उस मकालमे में फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि जी तकरीबन 4 पेशियाँ हैं जिसमें इमरान खान साहब अपीयर हो चुके हैं। अगली भी किसी भी अदालत के अंदर हुक्मनामे जब भी उनको मौसूल होगा वो ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन मसला उनकी सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी के हवाले से जज साहब ने फरमाया कि तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स दिए जा सकते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक मीटिंग जारी है IG समेत चीफ सेक्रेटरी की, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप है उनके साथ इस सारे मामले के हवाले से बातचीत करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि कल सुबह 11 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से एक मरतबा फिर रोक रखा है पंजाब पुलिस को। अगर उसके बाद कोई क्लियर डायरेक्शंस नहीं आती गिरफ्तारी के हवाले से तो क्या पंजाब पुलिस गिरफ्तार करेगी? क्योंकि वज़ीर इत्तलात अभी थोड़ी देर पहले IG साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फरमा चुके हैं कि गिरफ्तारी उनकी हर सूरत में होकर रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि वहाँ पर कुछ मुसल्ला लोग मौजूद हैं, कुछ अस्करी, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अस्करियत पसंद हैं, और कुछ का उन्होंने ताल्लुक़ कलअदम तंजीम से भी बताया और कहा कि जी कुछ हमारी हिट लिस्ट पर भी लोग रह चुके हैं, माजी के अंदर सज़ाएँ भी भुगत चुके हैं, वो भी इसका हिस्सा है ज़मान पार्क के अंदर उनकी इस तंजीम का। ये सच है, झूठ है, हकीकत है, फसाना है, क्या है? हमारे जो क़ारीन हैं, नाज़रीन हैं, उनका क्या ख़्याल है इस हवाले से, हमारे गेस्ट का क्या ख़्याल है इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हुए मुझे ज्वाइन करें अहमद रज़ा कसूरी साहब, एन एक्सपर्ट एट लॉ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाला मामला है, तोशाखाना केस में प्रोविजंस आप जानते हैं, वीडियो लिंक की भी मौजूद हैं। प्रोविज़न ये भी मौजूद थी कि अरेस्ट के जो उनके वारंट हैं उनको डेफर किया जा सकता था या उनको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता था, लेकिन जज साहब ने आज फरमाया कि उनको हर हाल में पेश होना होगा, गिरफ्तारी ही उनकी ज़रूरी है। 18 को तो वो आ रहे हैं। अब हाई कोर्ट बीच में आ चुकी है। लीगल पोजीशन सर उनके अरेस्ट के हवाले से आप क्या देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जब कोई मुकदमा किसी अदालत में हो तो नॉर्मली तो आपको एक अदालत के हर कार्य के जरिए आपको समझ आ जाते हैं कि फला तारीख को आपका केस लगा हुआ है, तो आप पहुंच जाते हैं और आप या असालतन या वकालतन पेश होते हैं। तो दो ही तरीके होते हैं अदालत सामने पेश होने के, या असालतन या वकालतन। तो चीज ये आप पेश हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेंट्रेट लगातार अदालत बुलाती रहे और आप अदालत के समन्स पर ना आए तो पहला जो स्टेप होता है अदालत का वो होता है बेलेबल वारंट्स, कि भाई उसको पुलिस पर जाते हैं और वो शख्स जिसको के खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होते हैं, क्योंकि बेलेबल होते हैं तो वो अपना बेल बॉन्ड दे देता है और वो कहता है ठीक है प्लान डेट को मैं हाजिर हो जाऊंगा। दूसरा होता है नॉन बेलेबल वारंट्स, उसमें बेल जो है पुलिस वाले पकड़ने जाएं तो आप पुलिस वालों को बेल नहीं दे सकते, क्योंकि वो है नॉन बेलेबल वारंट, वो सिर्फ कोर्ट ही कॉम्पिटेंट है कि उसको बेल आउट करे। अगर फिर भी ना आए तो फिर एक कार्रवाई होती है, उसको कहते हैं 87-88 87-88 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके तहत आपको दे कैन डिक्लेयर यू प्रोक्लेम ऑफेंडर, और साथ ही आपकी जायदाद जो है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक ओवर कर सकती है कोर्ट से। तो कोर्ट के पास काफी ऑप्शंस होते हैं। अब चीज ये है कि अब इमरान खान ने थोड़ा सा अपना केस खुद ही जो थोड़ा सा है वो मुश्किल बना दिया है कि आप जो है जलसे जुलूसों में और रैलियों में तो शरीक हो रहे हैं, जहाँ किसी वक्त उस रैली कोई जो है शार्प शूटर एंटर हो सकता है। अगर आपका डर खौफ ये है कि आप पर अटैक हो जाएगा तो यू आर मोर वल्नरेबल रैली रादर देन बिफोर ए कोर्ट। अब चीज ये कि क्योंकि कोर्ट जो है वो जो इस्लामाबाद की है वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो अदालतें अपने कैंपस अपने
जो है कैंपस में नहीं गई हैं, अभी वो एक मार्केट के अंदर बनी हुई हैं, और वहाँ जरा जरा अगर सिक्योरिटी जो हैसल्स हैं वो जरा ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि भाई और ये भी कह सकते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप यू विल बी स्केयरली रिस्पॉन्सिबल। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी सूरत में कोई अनटू किस्म का ऐसा वाकया हो जाए। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहेंगे कुसूरी साहब, आप मेरे साथ रहे सर। मैं आता हूँ आपकी तरफ अभी, मैंने और भी कुछ चीज़ें उस हवाले से आपसे पूछना है। अमीर अब्बास हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब, कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनका फरमाना यह है कि इमरान खान साहब ने अपने केस को खुद कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। जब ज़ाहिर अदालत बुला रही है, मल्टीपल टाइम बुला रही है, तो उनको वहाँ पर आ जाते तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना होती। बहुत सारे एनालिस्ट का, बहुत सारे और भी जो इंडिपेंडेंट लोग बालाए ताक किसी जमात से उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सारे मामले के हवाले से? देखिए, प्रिंसिपल स्टांस तो यही है, मेरा भी या किसी भी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का, कि आप कोर्ट्स को अवॉइड नहीं कर सकते, आप रिट ऑफ द स्टेट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल स्टांस तो यही है। लेकिन आपको देखिए, कुछ चीजें जो पॉलिटिकल साइंस है डॉक्टर साहब, वो बेसिकली प्योर साइंस से मुख्तलिफ है। प्योर साइंस में आप चीजों को 2+2 के हिसाब से नहीं देखते। जो सोशल साइंसेज है ना, इनको मुख्तलिफ पैमाने से देखा जाता है। अब ये तो उसूली तौर पे तो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको अदालत तलब करी है तो आपको अदालत में पेश होना है। आप इमरान खान हो या आप इमरान खान से भी बड़े खुसरम खान हो, आप अदालतों को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए, इस वक्त कॉन्टेक्स्ट क्या बन चुका हुआ है मुल्क के अंदर। इसमें कोई इबहम ही बाकी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं है और ये बड़ा इस वक्त मुल्क कानून के तहत और आइन के तहत चल रहा है, तो उसको बता दें वो सियासत से इंतहाई नाबल्द शख्स है। उसको सियासत के ऊपर बात करने का हक हासिल नहीं है। जो इतना जाहिल शख्स होगा जो ये कहेगा कि आज मुल्क में आइन और कानून के ऊपर आज मुल्क में एक सियासी जमात को क्रश करने के लिए पूरी रियासत तन मन धन लगा रही है, और उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का नाम है इमरान खान। इमरान खान को क्रश करने के लिए मुख्तलिफ केसेस बनाए जा रहे हैं। आप किसी भी कसूरी साहब है, आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को लेकर पूछे कि जिस शख्स के खिलाफ 84 से 86 मुकदमात बना दिए जाए और सिर्फ 3 या 4 जेन्युइन केसेस बनते हो, जिसमें तोशा खाना का केस है, समझ में आता है ठीक है, पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है, उसको जवाब देना चाहिए किसी भी इरेगुलरिटी का। पार्टी फंडिंग केस है, जवाब देना चाहिए कि फंडिंग कैसे हुई। बेटी का केस है, जवाब देना चाहिए अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी है। लेकिन दफा 144 में अंदर कर देना, सेडिशन के एक्ट लगा देना। अभी ये जो परसों वाला जो लाहौर वाला फियास्को हुआ है, उस पर जो FIR दर्ज हुई है, उसमें 19, ये कसूरी साहब से जरूर पूछेगा, 19 दफात लगाई गई है। 19 दफात। मैंने अपनी जिंदगी में कितने केसेस देखे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। इवन जो जेन्युइन केसेस हमने देखे हैं, टेररिज्म के केसेस हमने देखे हैं, मर्डर के केसेस देखे हैं, फाशिज्म के केसेस देखे हैं, यानी जेन्युइन क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल से केसेस देखे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी शख्स के खिलाफ 19 दफात लगती थी। 2, 4, 5, 7, 8, 10 के बाद जो तफ्तीशी होता है उसकी कलम टूट जाती है। इससे आगे दफात नहीं लगाता। 19 दफात यार लगा दी गई। अब मुझे बताएं, ऐसे सिनेरियो में फिर एक शख्स या उसकी पार्टी वो अज्यूम करके बैठ गई है कि मुझे तो मारना चाहते हैं, मुझे तो खत्म करना चाहते हैं, फिर वो भी अवॉइड करेगा। सो हम अगर बैलेंस बात करें तो हमें यहाँ ये कहना चाहिए कि इमरान खान को पेश होना चाहिए। इमरान खान कोई भाई बाप नहीं है इस मुल्क का, वो इस रियासत और कानून के ताबे शख्स है जैसे कोई भी शख्स है। दूसरी तरफ हमें ये भी कहना चाहिए कि जो काम हो रहा है उसके खिलाफ वो कहाँ से ठीक हो रहा है। फिर उनको भी हम सिर्फ इसको कहें कि नहीं ये पेश हो, हम उनको भी कहना कि तुम भी तो अपनी हरकतों से बाज आओ ना। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहें। कसूरी साहब ये फरमाएं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है अमीर अब्बास साहब का और बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव भी है बहुत सारे लोगों का। वो कहते हैं कि जी खैर इमरान साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता था कि जी उन्होंने भी बहुत सारे केसेस बनवाए उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसके ख़िलाफ़, लेकिन जो स्कोर इस वक्त उनके ख़िलाफ़ केसेस का हो चुका है वो शायद माजी में उनकी दौर हुकूमत में नहीं रहा। सो लीगल केसेस करके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना वन थिंग, एंड द अदर इज़ के जबकि कोर्ट्स के पास ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं जिसके ऊपर आपने मुख्तसर कमेंट भी फरमाया, वीडियो लिंक जैसी सहूलत मैसर है इस दौर के अंदर, और उसका एक्सरसाइज ना करना, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ ये वाला जो नैरेटिव है जिन भी लोगों का है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है और सही है?
देखिए बात यह है जी। कि आपको अदालत के साथ एक एक एतमाद का एक रिश्ता कायम करना पड़ता है। वंस यू अपियर बिफोर द कोर्ट और कोर्ट समझे कि भाई आ गया है, तो देन आपकी एक पोजीशन है, तो आप उससे सुना मांग सकते हैं कि मैं बहुत सारे मामलात में हूँ, तो मेरी तरफ से मेरा लॉयर जो है वो मैं वकालतन अदालत के सामने पेश होता रहूंगा। मुझे मुझे इस पे अदालत के सामने पेशी की जो है जो है और वो अदालतें दे देती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान को किसी ने प्रॉपरली एडवाइस नहीं किया भी, और जिन लोगों ने भी वो एडवाइस किया है वो दे सीम्स टू बी नाइव। इनको कोई अदालती निज़ाम का ज़्यादा तजर्बा नहीं है। तो चीज ये है कि अब इनमें 3 केसेस जो हैं, विच मीन्स वो प्रॉपर केस हैं। बाकी जो 80 अब 82 केसेस हैं वो सारे पॉलिटिकल हैं, और मैं तो खुद इस भुट्टो के जमाने में कई केसेस बनते थे, के जमाने में भी केसेस बनते थे। तो चीज ये है कि उसमें जो है वो केसेस चलते नहीं हैं, वो सिर्फ केसेस बनाए जाते हैं आपको साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर लाने के लिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं तो यू विल नॉट बॉदर अबाउट दोज केसेस, एंड अगर आप वीकलिंग हैं तो आप घबरा जाएंगे। यही मकसद होता है गवर्नमेंट का कि ये घबरा के हमारे साथ कोई तौबा ताइश कर ले और उसी कोई मामला सेटल हो जाए बिहाइंड द कर्टन। और वो वंस सेटल तो एक अपना जो होता है डेप्टी कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्शन जाती हैं। डेप्टी कमिश्नर इज फुली एम्पावर्ड कि वो कोई भी जो केस जो रियासत का है जिसमें सरकार बनाम फलां है, तो वो बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ सरकार इन द डिस्ट्रिक्ट ही कैन विड्रॉ द केस टू दी। वो नॉर्मली ये होता है कि वो केसेस सिरे नहीं चढ़ते। यहाँ सिर्फ ये तोशा खाना वाला और वो जो अपने जो जज है जिसको कोई अपना इमरान खान है, वो जलसे के अंदर उन्होंने मुखातिब करके लेकिन उसमें चीज ये है कि इमरान खान इज अंडर द इम्प्रेशन कि अगर मैं चला गया तो अगर एक दफा चार्जशीट हो गया और मुझे चार्ज का जवाब देना पड़ गया तो फिर केस जो होगा इन लाइन हो जाएगा और वो फिर अपना लॉजिकल एंड की तरफ केस ट्रेवल करना शुरू कर जाएगा। अच्छा सर, एक चीज उसको अवॉइड करने मेरी सुने, आपने अभी फरमाया आप रीडिंग इज माइंड। बिल्कुल, आई गॉट इट। आपने भी फरमाया कि जिस तरह उन्होंने एक जज को मुखातिब किया, उसके बाद उनके ऊपर जो कंटेम्प्ट का चार्ज लगा, फिर दहशतगर्दी वाला भी हमने देखा उसी के अंदर लगा। लोग फिर ये सवाल करते हैं कि भाई इमरान खान के खिलाफ आपने कार्रवाई की, दैट इज़ फाइन, वो कानून से बालातर नहीं है, लेकिन ऐसी ही कार्रवाई, बल्कि इससे बड़ी कार्रवाई जब मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ ना हो, जब वो कंटेम्प्ट की मुर्तकब, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हों, जलसा आम के अंदर वो जजों को जिस तरह मुखातिब करें, उनकी तस्वीरें चलाएं, उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई ना हो, नथिंग ऑन द ग्राउंड, तो फिर लोग इस हवाले से कंसर्न क्या रेज़ ना करें? क्योंकि कार्रवाई तो हमने किसी किस्म की देखी नहीं है, या पीटीआई वाले इसके हवाले से वो कंसर्न रेज़ ना करें? देखिए बात यह है, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में अगर आप उसको क्लोजली वॉच करें तो जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन इज अंडर फायर। वो किसी तरफ से भी जो है ऐसे अलकाब उनको मिल रहे हैं हर तरफ से, विच इज नॉट फेयर। कि जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी रियासत में, क्योंकि हमारे यहाँ है ट्राइकोटमी ऑफ पावर। ट्राइकोटमी ऑफ पावर का मतलब ये है कि जो रियासत की हाकमियत है वो 3 हिस्सों में मुनकसिम है, अदलिया, मुकन्नना और अपना इंतजामिया। तो ये 3 जो है एंड पार्लियामेंट, इसमें वो तकसीम कार है। ये तीनों जो हैं, दे आर चाइल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे ड्रॉ देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इनका एक दायरा कार कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर दिया हुआ है।
जब तक वो अपने दायरा कार में रहकर अपने आप को ऑपरेट करते रहते हैं तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो डिफिकल्टी रनिंग द स्टेट क्राफ्ट। जब आप अपने दायरा कार से निकल के दूसरे के दायरा कार में एंटर होने की कोशिश करते हैं तो वहां एक तसादम, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक डेवलप होने की पोजीशन में है। अब यहाँ ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो ये नवाज शरीफ की बेटी जिस किस्म के एलकाब है, दैट्स बीइंग टोटली अनफेयर, and why the courts are not taking cognizance of that is again a question. That is again a question। और फिर उसके ऊपर जो लोग क्वेश्चन रेज करते हैं वो फिर हक पर जाने पे। आप मेरे साथ रहें अमीर अब्बास साहब, ये सवाल आपसे, और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। वो चीज़ अमीर अब्बास साहब मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि एक तो कंटेम्प्ट की कोई कार्रवाई हमने नहीं देखी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसकी क्या वजह हो सकती है, वन, एंड दी अदर इज़ कि मरीम नवाज साहबा बीइंग ए सीनियर ओहदेदार ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्या अपने आप को गवर्नमेंट से मौजूदा से डिटैच कर सकती हैं? क्योंकि वो ये चीज़ बार बार हैमर अपने जलसों के अंदर कह रही हैं, बड़ी इस हवाले से वोकल हैं कि जी आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, और वो उनके जलसे खुद बात, स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स सारी जा रही हैं इसी नैरेटिव के ऊपर। हाउ डू यू सी दिस? वो तो देखें ना, ये तो हमारी पॉलिटिक्स तो सब झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफिकत का बम्बा है। कोई भी सियासी जमात आप उठा के देखिए, पब्लिक डोमेन में लोगों के सामने झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और लोग उसको बाय करते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बड़ी सादी है, भोली भाली है, इलिटरेट है, गरीब है, लोग बाय कर लेते हैं इनके बयानिए को। अब ये आज किसी आप सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में खड़े होकर एक पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है जी, और उस पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी भतीजी जो उस पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो खड़े होकर लोगों को बेवकूफ बनाए कि भाई मेरी हुकूमत नहीं है, तो लोग उसको फिर इस मुल्क में जीने देंगे? कैसी ये अहमकाना किस्म की बातें इस मुल्क में हो रही हैं और उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उससे तबसरे हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल एब्सर्ड यार, ये क्या हो रहा है? मतलब एक अजीब, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि ये उनको अवेयर होना पड़ेगा ये इस किस्म के जो पॉलिटिकल गिमिक्स करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिक्स में। मैं इसको एक्सेप्शन नहीं ली, आपने चूंकि सवाल पर्टिकुलर कानून के बारे में किया तो मैं बात करूं, वरना मैं कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं समझता, ये सब एक जैसे हैं। अदालतें कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं कर रही, क्या वजह है? जहाँ तक देखिए, जहाँ तक मैंने महसूस किया है बतौर तालिब इल्म के, जो हम देखते रहे हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स को और चीफ जस्टिस तो पिछले 10-12 हैं मेरे सामने कम से कम, मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जैसे साकिब निसार थे, उनका एक अपना मिजाज था, वो बाहर भी निकलते थे, वो सुमोटो नोटिस भी बहुत लेते थे, वो छापे भी जाके मारते रहे, वो जेलों में भी जाते रहे, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लाहौर पहुंच गया चेक करने के लिए, लेकिन उनके बाद आने वाले किसी भी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया। हाँ, जैसे जस्टिस गुलजार थे, उन्होंने जरूर सुमोटो नोटिस लिए, कराची के मामला पे लिए और वो को खास नहीं कर सके। खोसा साहब आए, उन्होंने बिल्कुल ही कोई सुमोटो नोटिस नहीं लिया। इसी तरह कंटेम्प्ट का मामला है तो साकिब निसार के जमाने में कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए गए PMLN के लोगों को, लेकिन उनके बाद किसी ने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि देखिए मेरी बात सुने, जलसे के अंदर जजेस के नाम लेना, बेंच फिक्सिंग जैसे इल्ज़ामात लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, जजेस की तस्वीरें भी चलाना, आपने इससे ज़्यादा कभी जजेस के हवाले से सख्त तरीन रिमार्क्स या ऐसी सख्त तरीन एक्ट्स देखे तो वो भी बता दीजिए फिर। कभी नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि हमने ये जरूर था कि नून लीग के जमाने में जजों को बहुत कुछ कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस को, लेकिन जो मरियम बीबी ने जिस तरह वो ट्रक कार्ट के जरिए से सुप्रीम कोर्ट की इमारत को रिडिक्यूल करती हैं, और जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे आने वाले चीफ जस्टिस हैं हमारे जस्टिस एजाजुल हसन साहब और मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, वहां से यहाँ आए, वो जिस तरह उनको उन्होंने करप्ट कहा जलसों में खड़े होकर सरगोदा के जलसे में, फिर अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो कुछ कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा, तलाल चौधरी साहब भी उनके साथ थे। तो बात यह है कि वो अब ये इसमें ये मामला इस किस्म का है कि ऐसा कोई फोरम नहीं है कि जिस फोरम से जाके कंटेम्प्ट जो है वो रेगुलेट हो या कंटेम्प्ट इनिशिएट हो। ये चूंकि चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव होता है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर कोई बहुत ही प्रोएक्टिव जज होगा, जैसे साकिब निसार साहब थे, वो नोटिस ले लेते थे। बदियाल साहब निस्बतन कहा जाता है जरा तहम्मुल मिजाज आदमी है, अग्रेसिव नहीं होते हैं, वो अभी तक इसको ओवरलुक कर रहे हैं, वो मुमकिन है आगे जाके ले लें। लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं, बहरहाल सियासी डोमेन में तो ये सवाल उठेगा कि भाई वो बात करते हैं तो आप नहीं लेते, ये बात करते हैं तो इनको ठोक दिया जाता है, तो एक पैमाना तो होना चाहिए ना इसका। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ रहे कसूरी साहब। सर ये फरमाए कि अब सियासत तो ज़ाहिर एक तरफ जारी है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर द लीगल मैटर्स।
इसमें अब एक बहुत बड़ी जो सर पे तलवार लटक रही है जिसको हम कहेंगे वो है इलेक्शंस की। 30 तारीख आप जानते हैं कि इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तारीख आ चुकी है और इलेक्शन होना है। ग्राउंड पर जो रियलिटीज़ मौजूद हैं और हम जब डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो लगता है कि ऐसा होने नहीं जा रहा। हम गलत भी हो सकते हैं लेकिन लगता यूँ है, बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आती है। मेरा सवाल आपसे सर ये है कि अगर तो इलेक्शन नहीं होते बावजूद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के, जबकि वज़ीर दफ़ा जो है वो कह चुके हैं जी सिक्योरिटी नहीं है, IG साहब भी कह चुके हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन मुरासला जारी कर चुका अभी 2-3 दिन पहले, क्या होगा फिर? किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? हालात क्या ऐसे हो जाएंगे या ये हालात काफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफाई करने के लिए जिस वजह से इन द ल्यू ऑफ इलेक्शन कमीशन इंस्ट्रक्शंस हमने आपके हुक्म के ऊपर अमल नहीं किया? हाउ डू यू सी दिस? देखिए बात यह है, अगर मेरी आप कैंडिड ओपिनियन जी सुनना चाहें जी तो मैं तकरीबन 1 साल कह रहा हूं और आज भी इस पर कायम हूं, मुझे इस मुल्क में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते, बिल्कुल नहीं आ रहे जी। और उसके बाद इलेक्शन जब नहीं हो पाएंगे तो यहाँ बड़ी एक तसादम की एक कंडीशन डेवलप हो जाएंगी और गली गली में उसी जो है कन्फ्रंटेशन वर्कर्स की और ये इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। अब चीज ये है कि जो हमारे न्यूट्रल्स हैं दुनिया में हर जगह, फौज जो होती है उसकी पहली जो वफादारी होती है वो रियासत के साथ होती है, ना पॉलिटिकल पार्टी के साथ होती है ना गवर्नमेंट के साथ होती है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी इज रियासत। रियासत है कुछ है। तो चीज ये है कि अगर यहाँ कन्फ्रंटेशन बढ़ गई और जो कि मुझे नजर आ रहा है बढ़ जाएगी, इसमें पॉलिटिकल मर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में द आर्मी विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू फॉर इंटरवेंशन। और मुझे इस मुल्क में एक लंबे अरसे के लिए एक इंटरम सेटअप नजर आता है। और आपको पता है कि आर्मी जो होती है वो इवन पीस टाइम में भी राउंड द क्लॉक अपना एक कंटीजेंसी प्लान वर्कआउट करती रहती है और उसमें 4 होते हैं, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा। अल्फा ना चला तो ब्रावो चला दिया, ब्रावो ना चला चार्ली। तो उनके पास प्रोग्राम है वेरियस कंटीजेंसी प्लान कि अगर ये सिचुएशन है तो डील करना है। चीज ये है कि आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि एवरी पर्सन हैज ए लॉयल्टी टुवर्ड्स द स्टेट एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। हर शख्स जो है उसकी वफादारी तो रियासत के साथ है और उसकी जो अमलदारी है वो जो है वो है आइन के साथ। अगर आइन और रियासत किसी वक्त आमने सामने आ जाएं तो किसको बचाएंगे? आइन को बचाएंगे या रियासत को बचाएंगे? यही हुआ इस पाकिस्तान में कि आपने 6 पॉइंट और 7 पॉइंट में पड़ गए, आइनी झमेलों में पड़ गए, तो बजाय रियासत को बचाने के आप आइनी झमेलों में। और मैं तो आई विटनेस हूँ, आई वाज एट दैट टाइम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो मैं तो उसका आई विटनेस, आई वाज द ओनली मेंबर फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान जो कि अपने जमीर की आवाज को पर 3 मार्च 1971 को आई वाज इन ढाका। अगर वो सेशन हो जाता तो आज हंसता बसता पाकिस्तान एक होता। ये वो सेशन नहीं हुआ तो फिर तारीख है, आधा पाकिस्तान टूट गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राइट सर, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मेरे साथ। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास साहब ये फरमाएं कि इलेक्शंस जो है वो फिलहाल जो ग्राउंड पर रिपोर्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप तक भी कुछ होगी, और जिस तरह कसूरी साहब भी फरमा रहे हैं, हमारे बहुत सारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल गेस्ट का भी ये ख्याल है कि मुश्किल ही लगता है कि इलेक्शन होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ तो नैरेटिव है कि जी इलेक्शन हुए तो इमरान खान आया और आया। अब आपसे सवाल मेरा ये है कि इमरान खान को आप इक़्तिदार में या उसकी जमात को इक़्तिदार में आप आता देख रहे हैं इसमें और अगस्त ऑनवर्ड्स, या नहीं कोई और सीन है? देखिए इलेक्शन तो अब ये भी वैसे आप देखें डॉक्टर साहब की कितनी बदनसीबी है इस कौम की, इतनी बदकिस्मती है इस कौम की कि जिस कौम के आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन में होते हैं, जिस कौम के एक सूबे की एपिक्स कोर्ट फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन 90 दिन में, जिस कौम की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, जिस कौम का इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर चुका है, लेकिन मैं मुर्तज़ा डार और अहमद रज़ा कसूरी साहब सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे।
ये हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, ये हमारे मुंह पे तमाशा है, या ये हमारे लिए इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रही है? करेक्ट। ये तो हम अगर शुतुरमुर्ग की तरह हमारी गर्दनें होती हैं, हम धंस जाते हैं रेत के अंदर। शर्म से डूब आना चाहिए कि ये हम किस मैच पे हमने जो है वो पहुंचा दिया है इस मुल्क के अंदर हालात को। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार्टी बनती रही, जिसने 50 साल तक इस कौम को मामू बनाए रखा कि मुझसे बड़ा कोई आइन का परस्तार नहीं है, मुझसे बड़ा कोई जमहूरियत नवाज नहीं है, मुझसे बड़ा कोई इंसानी हुकूक का कोई अलमबरदार नहीं है, सबसे ज्यादा 2 नंबर अगर कोई जमात इन हालात में नजर आई है 11 माह में, वो पीपल्स पार्टी खामोश है। वो बिल्कुल पीपल पार्टी वाले खामोश है। हर फस्तायत फाशिज्म पर खामोश है, डेमोक्रेटिक राइट्स की वायलेशन पर खामोश है, पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन पर खामोश है, इक़्तिदार के मजे ले रही है। ये तो मोहम्मद शाह रंगीला वाली बात होगी। मोहम्मद शाह रंगीला क्या कर रहा था? मुल्क लुट गया था, दिल्ली तक सिर्फ बरसगीर की हुकूमत रह गई थी और वो हनूज दिल्ली दूरस्त कर रहा था क्योंकि उसको इक़्तिदार का नशा पड़ा हुआ था। उसने जुर्रत नहीं की कि वोट कराए और वो अपनी खोटी पकड़े और जाके टकरा जाए। वो बैठा था अपने तख्त पे, फिर किस तरह से जाके इन्हीं मुगलों को जाके फिर नादिर शाह ने जाके इनसे वो तख्त छीना और इनको गिरफ्तार किया। ये तो इस वक्त बड़ी मायूस कुन सिचुएशन है। नून लीग जो है वो तो है ही एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार, और उनका तो पहले भी कोई सियासी दीन नमान नहीं था। वो तो बस एक पॉलिटिकल फैमिली लिमिटेड पार्टी थी जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कहते थे वो उन पर चल पड़ती थी। कभी वोट को इज्जत दो, कभी कोई बयानिया, कभी जब बाहर भाग गए दोनों भाई तो ये इन्होंने उनको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। जब वापस आए उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, फिर वापस भाग गए फिर उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, पावर में है उसको जस्टिफाई। इनका तो वो काम नहीं है, तो सिर्फ ऊपर से जो आता है ऑर्डर उसको जस्टिफाई करती है सारी पार्टी बैठ गई। आप अलबिया तो पीपल्स पार्टी जैसे, अच्छा तो एएनपी वो भी बड़ी लेफ्ट की पार्टी बनती थी और बड़ी उसूल पसंद पार्टी बनती थी, वो भी खामोश है इस वक्त। सारे खामोश है सर, सारे खामोश है। यदि अच्छा वो सरदार अख्तर मेंगल की 11 माह से कोई शक्ल देखी है आपने? इमरान खान के दौर में तो बढ़ बढ़ के पार्लियामेंट में आके तस्वीरें करते थे, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये बड़ा नालायक है, निकम्मा है, फलाना। 11 महीने से कोई आवाज सुनी है? चक्कर क्या है सर? चक्कर क्या चक्कर है? सारे खामोश क्यों है? किसी ने चुप कराया हुआ इनको? इसका या तो एक वजह वो हो सकती है जो आप बता रहे हैं कि कोई हर बंदे के सर पे कोई तलवार लेकर खड़ा है, तुम्हारी आवाज निकली तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, या तो ये सिनेरियो होगा। पीछे हाथ बांधे हुए हैं सबके, झुका के इनको घुटनों बल के बल बिठाया हुआ है और वो दाइश की तरह के कुछ जल्लाद इनकी गर्दन पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं गर्दनें उड़ा देंगे। या तो फिर ये सिनेरियो इसलिए चुप बैठे, या फिर ये मुनाफिक थे, एक्सपोज आज हुए सब। कोई एक इनमें से कोई किसी एक बात के ऊपर इस सारे मामले में जो अवाम के साथ महंगाई की सूरत में हालत ज़ार उनकी है और जो कुछ हो रहा है ना, मैंने इस पे आपसे एक खुसूसी अभी डिबेट करनी है, बल्कि आप मेरे साथ में एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आते हैं, वो यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब और अमीर अब्बास साहब। कसूरी साहब, सर मैं जानना आपसे चाहता हूँ कि ये वैसे तो सब्जेक्ट है ज़ाहिर है प्योरली पॉलिटिकल एंड इकनॉमिकल, जो मुल्क की मुआशी सारी सूरत हाल है और जिस ज़बू हाली तक ये आ चुकी है। ये फरमाइए, आपका मुशाहिदा माशाल्लाह बहुत सारा है, इस वक्त जिस समत के अंदर चीज़ें बढ़ रही हैं, जिस ट्रेजेक्ट्री में चीज़ें जा रही हैं, इस सब में हमें नज़र एक चीज़ बड़ी एविडेंट आती है, वो ये है कि हुकूमत हो लॉफुली या एक आम शख्स हो जिसको भूख लगी है अनलॉफुली, वो एक ताकतवर से या एक जिसके पास थोड़ा सा ज़्यादा रोटी या पैसा है उससे पैसा छीन रहा है या उससे खींच रहा है पैसा किसी ना किसी सूरत में। ये बताएं कि जब ऐसे अनलॉनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके नज़दीक क्या होता है? ज़ाहिर है बहुत सारा प्रेशर जो है फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों पे, अदलिया पे, वकला पे, हर एक पे बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाता है। हाउ डू यू एनालाइज दिस सर? देखिए कि जमहूरियत की बका और सालमियत और कंटिन्यूशन की ज़मानत ना आइन साजी देती है ना कानून साजी देती है। फ़कत एक चीज़ है, वो है उस मुल्क का जमहूरी कल्चर। जब तक जमहूरी कल्चर आप डेवलप नहीं करेंगे, जब तक जमहूरियत नहीं चलेगी। और जमहूरी
कल्चर के दो अहम सतून है, बर्दाश्त और टॉलरेंस एंड पेशेंस। सब्र और बर्दाश्त, जिस माशरे में सब्र और बर्दाश्त का फुकदान हो, वहां दुनिया के तमाम सिस्टम चल पड़ेंगे, जमहूरियत नहीं चलेगी। तो जमहूरियत के लिए सब्र और बर्दाश्त बहुत अहम चीज है। और अनफॉर्चुनेटली जो हम चीजें देख रहे हैं इस मुल्क में पिछले चंद महीनों से, कि ना यहाँ सब्र नजर आता है, ना यहाँ बर्दाश्त है। और जो एक नया कल्चर जो है गाली गलोच का जो चला है, वो ऐसा कल्चर है, उसने पाकिस्तान की सियासत को दुनिया के सामने एक मजाक बना दिया है। तो चीज ये है जी कि यहाँ जो हालात हैं वो इससे दिगरगूं होते जाते हैं कि यहाँ एक आम आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। बेचारा गरीब गुरबा तो है ही, शुरू से ही परेशान, तो और परेशान। इवन मिडिल क्लास जो है उसकी भी इकोनॉमिक बैकबोन ब्रेकअप हो गई है। चीज ये है कि दुनिया में अब एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी गिव्स ए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड वीक इकोनॉमी गिव्स ए वीक सिक्योरिटी। एक मजबूत इकोनॉमी जो है वो एक मजबूत सिक्योरिटी की बुनियाद बनती है, जोर इकोनॉमी एक कमजोर सिक्योरिटी की बुनियाद है। पाकिस्तान इज ए सिक्योरिटी स्टेट, इट नीड्स ए वेरी स्टेबल इकोनॉमी। और आपको इसकी मिसाल जो मैंने बताई है वो अफगानिस्तान में आपको रशिया की नजर आती है कि सुपर पावर, सोवियत रशिया सुपर पावर वो ओवर स्टे कर गई 10 साल, 79 से 89 तक। इट फेल अंडर इट्स ओन इकोनॉमिक वेट, उसके कंधों पे इतना इकोनॉमिक वेट हुआ कि वो डिसइंटीग्रेट होगी। पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है और वो इस वक्त जेपडी में है। और वो तब ही स्टेबल होगी जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। और आपकी इकोनॉमी जब स्टेबल होगी जब आपके यहाँ एक पावरफुल जो है पॉलिटिकल अम्ब्रेला जिसमें स्टेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी हो। और जब तक वो नहीं आएगा कि लोगों को जिन्होंने आपके साथ डील करना है, जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उनको ये पता हो कि ये गवर्नमेंट एक लंबे अरसे के लिए है, इसकी पॉलिसीज हमने देख ली हैं, समझ ली हैं, और इस पॉलिसी के तहत वी कैन कंफर्टेबली गो टू दैट कंट्री एंड इन्वेस्ट। आपके यहाँ तो आलम ये है कि आपके जो मुकामी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से पैकअप करके बांग्लादेश जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, और जो उनके अपने कंपाउंड्स हैं फैक्ट्रियों के, वहाँ जो है बन रही हैं अपनी हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं। आप चले जाइए अपना फैसलाबाद तो आपको नजर आएगा कि दे आर पैकिंग अप। तो देयरफॉर दिस इज अ वेरी सीरियस पोजीशन। बिल्कुल ठीक है, हालात जो है वो ज़ाहिर यकीनी तौर पे अब तक हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, होनी चाहिए। मेरे साथ रहेगा अमीर अब्बास साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अमीर अब्बास साहब ये फरमाइएगा कि कोई हुकूमत जाए या कोई हुकूमत आए, हर दौर में अमीर अब्बास साहब हम ये सुनते हैं, हम ये देखते हैं कि अवाम पिस रही है और अवाम उसका बरमला इजहार कर रही होती है। इस वक्त जो ये 8-9 महीने चल रहे हैं, जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। ना ही हमारे हाथ IMF आया, ना ही डॉलर नीचे आया, ना पेट्रोल नीचे आया, कोई अशया खुरनोश में कमी नहीं हुई। सेकंड हाईएस्ट इन साउथ एशिया आज की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे, मुझे तो समझ नहीं आती, सवाल भी इस पर किया जाए तो क्या किया जाए। ये जो आपने कहा ना कि जी अवाम पिसती है, वो इंशाल्लाह पिसती रहेगी। और जहाँ तक आपने कहा कि अवाम क्या करे, तो अवाम कुछ नहीं करेगी। इसकी वजह ये देखें, एक बात याद रखिएगा पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो शदीद एक इनकलाब का मुंतज़िर है, लेकिन हम एक शदीद गैर इनकलाबी कौम हैं। हम शदीद गैर इनकलाबी कौम। हम इनकलाब चाहिए लेकिन हम ला नहीं सकते। हमें तब्दीली चाहिए लेकिन हम तब्दीली ला नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल मटेरियल है वो भी इतना कंटेमिनेटेड हो चुका हुआ है और अवाम इतनी पोलराइज हो चुकी है, इंटेलिजेंशिया डिसऑनेस्ट और करप्ट हो चुका हुआ है, जर्नलिस्ट है। मुझे बताएं कि आपने आज तक कभी कोई जर्नलिस्ट, मुझे आप
एक जर्नलिस्ट है, हम भी कुछ जर्नलिज्म की 4 किताबें पढ़ी हैं। जर्नलिज्म हमें क्या पढ़ाता है कि एक जर्नलिस्ट को ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होना चाहिए, डेमोक्रेसी के साथ खड़े होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के साथ खड़े होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स के साथ खड़े होना चाहिए। क्या ये जर्नलिज्म की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता हमें? क्या पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ये नहीं पढ़ाया जाता? आज जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं? वो इस फाशिज्म के साथ खड़े हो गए, एक बहुत बड़ा टोला और तबका। और ये वो टोला था जो आज से 11 महीने पहले तक, जब इमरान खान की हुकूमत थी, सबसे बड़ा डेमोक्रेट था। अब्राहम लिंकन से बड़ा भी ये डेमोक्रेट ही बनते थे, और सबसे बड़े ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते थे। मार्टिन लूथर किंग से भी बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ये बनते थे। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत तब्दील हुई, इस हुकूमत में जो कुछ होना शुरू हुआ, इनके उसूल तब्दील किया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह है कि इनका ना पहले उसूल था ना आज उसूल है। इनका उसूल एक था कि किसी तरह इमरान के खिलाफ चलना। इसी तरह जो दूसरे साथी हमारे जो इमरान खान के हक में है, उनको भी माजी में इमरान खान के दौर की बहुत सारी बुराइयां याद नहीं आती, या उस वक्त वो उसके ऊपर बड़ा हंसते थे, लुत्फ लेते थे, लेकिन आज उनको भी जो है वो बुरा लग रहा है। सो जब आपकी सारी सोसाइटी इतनी पोलराइज हो जाए, वो जो चाइनीज एक प्रोवर्ब है कि अ फिश रॉट्स फ्रॉम इट्स हेड, हम सब इस फिश के हेड है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, हम रॉटन हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त ये आपने एक्सप्रेशन जो है वो चाइनीज शेयर किया, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सारे के अंदर हम उतने ही जिम्मेदार हैं जितने के हमारे साथ हालात अबतर हैं, और इसके अंदर हमने ही कलीदी किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया जी मीर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हालात हाज़रा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।